हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में एक्सपेंडिचर और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझते हैं कि एक्सपेंडिचर बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल लाइक में आपको बताऊं तो एक्सपेंडिचर का मतलब है यहाँ पर स्पेंड करना। जब भी हम यहाँ पर कोई भी खर्च करते हैं, कोई भी पैसा खर्च करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान के चलो एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने यहाँ पर एक 50,000 रुपये की मशीन खरीदी। एक 50,000 रुपये की यहाँ पर मशीन खरीदी। तो इस मशीन को एक्वायर करने के लिए XYZ लिमिटेड कंपनी ने 50,000 रुपये यहाँ पर जो है खर्च किए। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखो अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंडिचर का मतलब सिर्फ कैश पेमेंट नहीं होता, यानी कि आपने यहाँ पर सिर्फ कैश पेमेंट किया तभी हम उसको एक्सपेंडिचर माने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए उसके बदले में आपने कोई वैल्यूएबल थिंग यहाँ पर जो है दे दी है, एक्सचेंज किए, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की, 50,000 रुपये की मशीन खरीदी है। ठीक है। आपने यहाँ पर पेमेंट करनी थी, तो आपने कैश की बजाय क्या किया, अपनी कंपनी के जो 50,000 के इक्विटी शेयर्स है वो यहाँ पर सामने वाले पर्सन को दे दिया। तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर ही यहाँ पर जो है कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा एक्सपेंडिचर का। और फटाफट से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर को डिस्क्राइब करती है। सबसे पहले देखो क्या है, एक्सपेंडिचर रेफर्स ऑन द पेमेंट मेड इन कैश, यानी कि हम जो कैश में पेमेंट करते हैं उसी को एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर कैन ओनली अकर व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर सर्विसेज, यानी कि जब आप सर्विसेज लेने के लिए गुड्स को एक्सचेंज करते हो तो उसी को सिर्फ हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, कैश पेमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी कि हमने गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो भी यहाँ पर कैश पेमेंट किया या फिर हमने जो भी अपनी वैल्यूएबल थिंग यहाँ पर एक्सचेंज किया वो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्टली एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है एक्सपेंडिचर को। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर इज लिमिटेड टू एक्सचेंज वैल्यूएबल आइटम एक्सक्लूडिंग कैश पेमेंट, यानी कि एक्सपेंडिचर के अंदर हम कैश पेमेंट को इंक्लूड ही नहीं करते, सिर्फ जो हमने वैल्यूएबल आइटम एक्सचेंज किए वही हमारी एक्सपेंडिचर कहलाती है। तो ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हम लोग एक्सपेंडिचर के अंदर कैश और वैल्यूएबल थिंग जो हमने एक्सचेंज किया उस दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें से हमारा कौन सा जो है वो एक्सपेंडिचर का टाइप नहीं होता। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एसेट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आंसर बता दूं, ऑप्शन डी एसेट एक्सपेंडिचर इज अ करेक्ट आंसर। और बाकी ये जो तीन है ये हमारे टाइप्स होते हैं एक्सपेंडिचर। तो एक एक बार करके इनका डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सिंपली देखो, कोई भी एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पर किया है, कोई भी एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पर किया है और उसका बेनिफिट अगर आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में यहाँ पर मिल जाता है तो वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान के चलो 2018-19 की बात करते हैं। ठीक है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो हमारा एक एम्प्लॉय था उसने हमारे पास जो है 12 महीने यहाँ पर काम किया, तो उस 12 महीने की हमने यहाँ पर उस एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी। तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। और ये जो एक्सपेंडिचर किया है उसका जो बेनिफिट है वो हमने इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो है यहाँ पर ले लिया, यानी कि उस एम्प्लॉय से हमने 12 महीनों तक जो है काम करवा लिया है। तो ये हमारा कहलाता है यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे अगर आपने यहाँ पर कोई वेजेस पे किए, 3 महीनों तक आपने काम करवाया और यहाँ पर आपने वेजेस पे कर दी, तो 3 महीनों तक आपने जो बेनिफिट है जिसकी आप पेमेंट करो वो आपने ले लिया, उससे काम करवा लिया है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कहलाता है। ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो है हम लोग करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गई, ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट जो है वो आपको 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए मिलेगा तो वो हमारे यहाँ पर कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो आपने एक मशीन परचेज की, आपने यहाँ पर जो है 50,000 रुपये की मशीन परचेज की और मशीन की जो लाइफ है वो कितने यहाँ पर 5 ईयर्स, यानी कि आपको 5 सालों तक ये मशीन जो है वो काम करके देगी, यानी कि आप 5 सालों तक इसका बेनिफिट जो है लोगे। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर कहलाता है। इसीलिए जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको हमें एक एसेट के तरीके से ट्रीट करते हैं और उसको हम यहाँ पर बैलेंस शीट में शो करते हैं और समय के साथ उसको यहाँ उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन वगैरह जो है चार्ज करते हैं। और ये जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि हमें वो कभी कभी करते हैं, मतलब रूटीन बेसिस पे ये खर्च नहीं किया जाता, क्योंकि आप सोच के देखो जो एसेट है वो कंपनी कभी कभी यहाँ पर जो है खरीदती है जब उनको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी जो नेचर है वो क्या है, रेवेन्यू है। क्या है हमारी यहाँ पर
रेवेन्यू है, यानी कि ये अगर हम इसको देखें तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरीके से इसके अंदर जो है फीचर्स होते हैं, पर इसका जो बेनिफिट है वो हमें जो है 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए यहाँ पर जो है मिलता है। जैसे कि मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फीचर बताया था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, जो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, उनको यहाँ पर खर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं, जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये हमारे क्या है, एक तरह की यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमने अपने जो प्रोडक्ट बनाए उसको सेल करने के लिए जो है ये एक्सपेंडिचर किया है। पर जनरली देखो जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग यहाँ पर करते हैं उसका बेनिफिट जो है हमें आने वाले कई सालों तक यहाँ पर जो है मिलता है। तो यहाँ पर देखो नेचर हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की है, जो बेनिफिट है वो हमें आने वाले कई सालों तक यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टाइजमेंट हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है आपको? एसेट एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पर कोई भी होता नहीं है। नेक्स्ट वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से हमारे यहाँ पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो पहला देखो क्या है, द अमाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल। जो हमारे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो रिलेटिवली स्मॉल होती है। तो बिल्कुल सही, एज कंपैरिजन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से कंपैरिजन करें तो हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करो एक एम्प्लॉय की सैलरी और एक एसेट के प्राइस को, तो आप देखोगे कि जो हमारे एम्प्लॉय की सैलरी वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज कंपैरिजन टू एसेट के प्राइस के साथ। नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हम अपने बिजनेस के बारे में नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर जान सके। तो ये भी हमारा यहाँ पर फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, द एक्सपेंडिचर इज फॉर मेंटेनिंग द फिक्स एसेट, यानी कि जो हमने यहाँ पर फिक्स एसेट परचेज की हुई है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये भी हमारा फीचर यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, आपने उसको मशीन को यूज किया और क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद वो खराब हो गई, तो आपने उसकी क्या कराई, यहाँ पर रिपेयर कराई, उसकी ऑयलिंग वगैरह कराई, ग्रीसिंग कराई। तो यहाँ पर एसेट को मेंटेन करने के लिए आपने ये खर्च किया, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बिल्कुल ये भी हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो करके हम फिक्स एसेट को परचेज करते हो, तो ये हमारा यहाँ पर फीचर नहीं होता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन हमारे यहाँ पर फीचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, और चौथा नहीं, क्योंकि जो चौथा फीचर है वो हमारे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ तक आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग जो है क्लियर हो गया होगा। तो इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फीचर नहीं होता, कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो पहला देखो क्या, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, हमने यहाँ पर कोई फिक्स एसेट परचेज किया, तो बिल्कुल ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, जब हम फिक्स एसेट को यूज करते हैं, ठीक है, तो यूसेज की वजह से हमारी फिक्स एसेट की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ जो है रिड्यूस होती रहती है, वो हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना उसका बेनिफिट हम ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हमने 1 साल तक मशीन को यूज किया, जिससे मशीन की वैल्यू जो है 50,000 से घट के 40,000 रहेगी, यानी कि 10,000 हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ये किस वजह से है, क्योंकि हमने यहाँ पर मशीन को 1 साल तक यूज किया, तो ये जो 10,000 पे खर्च हुआ ना, इसका बेनिफिट हमने ऑलरेडी ले लिया है, और ये हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए किया गया खर्च है। तो ये हमारा यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिपेयर और मशीन आफ्टर मशीन इज पुट टू यूज, यानी कि एक बार जब हम मशीन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद जो हम रिपेयरिंग वगैरह कराते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बिल्कुल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज एंड वर्कर, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ऑप्शन ए परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग जिसका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल से ज्यादा के लिए यहाँ पर जो है मिलेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, एक्सपेंसेड इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग इंप्रूविंग लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि हम यहाँ पर किसी लॉन्ग टर्म एसेट को जब एक्वायर करते हैं, ठीक है, या फिर किसी लॉन्ग टर्म एसेट को हम इंप्रूव करते हैं, उसमें न्यू फीचर्स ऐड करते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बिल्कुल ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्या है, दीज एक्सपेंडिचर हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस। देखो जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं, और जो एसेट्स का यूज है वो हमारे जनरली जो है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर करते हैं। जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर हम लंबे समय तक यूज करेंगे, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं
उनका हमारे बिजनेस पे लॉन्ग टाइम में जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सोच समझ के हमें डिसीजंस लेने चाहिए जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इंक्लूड्स परचेजिंग लैंड, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम लैंड को ही परचेज करते हैं, बिल्डिंग को परचेज करते हैं, इक्विपमेंट को परचेज करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, मतलब कि एसेट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम यहाँ पर बैलेंस शीट में शो करते हैं और एक एसेट के तरीके से यहाँ पर जो है शो करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ऑप्शन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो पहले 3 स्टेटमेंट है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग ट्रू है, और जो चौथा स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड, इसमें से कौन सा हमारा जो एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। पहला देखो क्या है, फ्रेट पेड ऑन मशीन फॉर ब्रिंगिंग इट टू फैक्ट्री। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूं कि हमने यहाँ पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक मशीनरी को जब हम परचेज करते हैं, ठीक है, तो मशीनरी को परचेज करने से लेकर उस मशीनरी को जिस काम के लिए हमने खरीदा है, जब तक वो मशीनरी उस काम करने के लिए रेडी नहीं हो जाती, तब तक हम जो भी खर्च करते हैं उसको हम उस एसेट की कॉस्ट में जो है इंक्लूड करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के साथ कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो आपने एक मशीनरी परचेज की यहाँ पर 50,000 रुपये की, ठीक है, उसके बाद आपने जो है उसको अपने घर तक ले आने के लिए, बिजनेस प्लेस तक ले आने के लिए 10,000 रुपये फ्रेट पे किया, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। उसके बाद उसको इंस्टॉल करवाने के लिए आपने यहाँ पर 10,000 रुपये वेजेस भी यहाँ पर पे किया, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर अब जाके जो हमारी मशीनरी है वो रेडी हो गई, यानी कि जिस काम के लिए हमने मशीन को परचेज किया था वो काम करने के लिए वो रेडी हो गया। तो यहाँ तक जो भी हमने खर्च किया उसको हमने एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर जो हमारी मशीन की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 70,000। यहाँ पर भी हमने एक फ्रेट पे किया था अपनी फैक्ट्री में मशीन को ले आने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात ये मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होगी, और मशीन एक एसेट है तो ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। नेक्स्ट यहाँ परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, हमने यहाँ पर अपने ऑफिस में यूज करने के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो ये भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। नेक्स्ट द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। देखो अर्निंग कैपेसिटी आप कैसे हमारी जो फर्म है वो इंक्रीज कर सकते हैं। देखो उनको मशीनरी वगैरह और यहाँ पर खरीदनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो किसी कंपनी के पास पहले 5 मशीन है जिससे वो जो है यहाँ पर 50,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो 50 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, अगर अर्निंग कैपेसिटी डबल करनी है तो उन्हें और मशीन चाहिए, तो मान के चलो उसने यहाँ पर 5 मशीनें और खरीद ली, ठीक है, जिसकी हेल्प से अब जो है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए यूनिट्स प्रोड्यूस करें, जिससे उनकी जो अर्निंग है वो कितनी होगी, 1 करोड़ रुपीस। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू एसेट को यहाँ पर परचेज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन फिक्स एसेट, जो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स एसेट के अंडर। तो ये मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया था आपको कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये 3 हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होते हैं और चौथा नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दीज एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम बैलेंस शीट के अंडर शो करते हैं। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा ए एंड बी ओनली या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ करेक्ट आंसर, इसे ही हम बैलेंस शीट के अंडर जो है शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दीज इज टाइप ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, इसमें से हमारी रिसिप्ट की कौन सी यहाँ पर टाइप होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रिसिप्ट का मीनिंग समझा दूँ। देखो जो हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि उससे हम गुड्स और सर्विसेज बनाएं, उसको मार्केट में सेल करें और उससे यहाँ पर पैसा कमाएं। यानी कि बिजनेस में अगर हम खर्च करते हैं तो हमें कोई पैसा यहाँ पर रिसीव भी होता है। तो जो कंपनी को, बिजनेस को जो भी पैसा रिसीव होता है वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, रिसिप्ट। ठीक है, अब जो हमारी रिसिप्ट है वो एक्सपेंडिचर की तरीके से मेनली हमारी यहाँ पर 2 तरीकों के होती है। पहली क्या है यहाँ पर हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरी क्या है यहाँ पर हमारी कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो हमारे 3 तरीके थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी था, पर जब हम रिसिप्ट की बात करते हैं तो मेनली हमारे यहाँ पर 2 ही रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। अब ये होता क्या है, ये दोनों टाइप्स बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले इन रिसिप्ट को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कोर बिजनेस ऑपरेशन, कोर बिजनेस ऑपरेशन के बारे में। कोर बिजनेस ऑपरेशन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, तो सिंपली देखो कोई भी कंपनी जिस चीज का बिजनेस करती है, जो उसका काम है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कोर बिजनेस ऑपरेशन। जैसे मान लो यहाँ पर एक कंपनी XYZ लिमिटेड, वो क्या करती है, कार मैन्युफैक्चर करके मार्केट में यहाँ पर जो है सेल करती है, मार्केट में सेल करती है। तो यहाँ पर देखो एक कार को बनाने से लेकर मार्केट में सेल करने तक जो ऑपरेशन XYZ लिमिटेड करती है वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, कोर बिजनेस ऑपरेशन। क्लियर है आपको, तो यहाँ पर आपको कोर बिजनेस ऑपरेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आसानी से आप इसको जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो सिंपली देखो ऐसे रिसिप्ट जो कि हमें यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशन को करके रिसीव होती है वो हमारी कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि मान लो
आपने यहाँ पर कार को बनाया, मान लो आपने 500 कार्स को बनाया, मार्केट में सेल किया, जिससे आपको यहाँ पर जो है 5 करोड़ रुपीज मिले, ठीक है। तो ये जो रिसिप्ट है वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी, जो कि हमें यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशन से या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें यहाँ पर रिसीव हुई है। दूसरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ऐसे रिसिप्ट जो कि हमें कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिसीव नहीं होते। देखो बिजनेस जो है वो कोर ऑपरेशन करता ही है, कोर बिजनेस ऑपरेशंस को तो करता ही है, साथ के साथ कुछ एडिशनल एक्टिविटीज भी करता है ताकि वो और यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है कमा सके। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, ठीक है, वो कार बनाती है, पर उसके पास ना एक लैंड पड़ी हुई थी, उसने क्या किया, उस लैंड को किसी को रेंट पे दे दिया, जिससे उसे हर साल यहाँ पर रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो रिसिप्ट तो है, रिसिप्ट तो है, पर ये कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिसीव नहीं हो रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट जो है कहलाएगी। ऐसे ही अगर हमारे यहाँ पर कोई फिक्स एसेट थी, हमारे पास कोई मशीन थी, उसको मैंने सेल कर दिया, उससे मेरे पास यहाँ पर पैसा आ गया, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट ही कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस कैपिटल रिसिप्ट, इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर जो है स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं कैपिटल रिसिप्ट को। तो मीनिंग तो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। तो पहला देखो क्या है, फंड जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट आर फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी कोर बिजनेस ऑपरेशंस नहीं होते हैं, उनसे जो फंड्स हम जनरेट करते हैं वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करिए कैपिटल रिसिप्ट को। नेक्स्ट क्या है, दीज रिसिप्ट्स आर कम फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड सेल ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ एसेट, यानी कि ये जो रिसिप्ट्स होती हैं जनरली अगर हम बात करें तो कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है या फिर अपने एसेट्स को सेल करती है, उससे यह पैसा जो है रिसीव होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, जो हमारे यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट होते हैं वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, कभी कभी यहाँ पर होते हैं, हर बार नहीं होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देखो जो एसेट्स वगैरह हम सेल करते हैं वो कभी कभी सेल करते हैं, जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको भी हम कभी कभी यहाँ पर इशू करते हैं। और एक और बात यहाँ पर, इट इधर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, जो हमें कैपिटल रिसिप्ट रिसीव होता है, या तो उससे हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है या फिर हमारी कोई एसेट जो है रिड्यूस होती है। तो यहाँ पर देखो अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो उससे क्या होगा, एक लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कंपनी ने मान लो 50 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑनर्स का 50 लाख का पैसा कंपनी के पास पड़ा है, जो कि कंपनी की लायबिलिटी है। उसके बाद देखो अगर कंपनी ने अपने कोई यहाँ पर एसेट को सेल कर दिया तो रिसिप्ट हुई, वो क्या है, कंपनी के लिए कैपिटल रिसिप्ट है, पर इससे एक एसेट यहाँ पर हमारी जो है कम हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट, इंस्टेड बैलेंस शीट इज अफेक्टेड बाय द कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं का हमारे इनकम स्टेटमेंट में किसी भी तरह का इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ता, हम इसको जो है बैलेंस शीट के अंडर जो है यहाँ पर शो करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर, इन सभी को हम जो है यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ पर शो करते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिसिप्ट। पहली क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उससे रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आती है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर रेकरिंग इन नेचर, ये रेकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी कि बार बार होने वाले खर्चे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि देखो जो सैलरीज हो गए, वेजेस हो गए, वो हम यहाँ पर बार बार जो है यहाँ पर पे करते हैं। नेक्स्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट हैव अ इंपैक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट, यानी कि इस रेवेन्यू रिसिप्ट को हम जो है इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं, ठीक है, तो और इसीलिए ये जो है इनकम स्टेटमेंट में इंपैक्ट डालता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी और रिडक्शन इन द एसेट, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट की हेल्प से या तो हमारी कोई यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी या फिर हमारी कोई एसेट जो है रिड्यूस होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है गलत है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट से हमारे यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट में कोई भी यहाँ पर जो है चेंज नहीं आता है, वो उतने के उतने ही रहते, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर मैं एग्जांपल देखो, आपने वेजेस पे किए तो इससे क्या आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई, बिल्कुल भी नहीं, आपको फ्यूचर में कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर और क्या वेजेस पे करने से आपको कोई एसेट बनी नहीं, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ पर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है। अब लास्ट दो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन रह गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लास्ट जो है, सेकंड लास्ट, वो क्या है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट शुड बी ट्रीटेड है, यानी कि अगर हम यहाँ पर फिक्स एसेट को सेल करते हैं तो वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, पहला कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट, या फिर ए एंड बी ओनली। तो आंसर आपको पता ही होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो है हमें रिसीव हुई है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शुड बी ट्रीटेड है, जब हम अपनी गुड्स को यहाँ पर सेल करते हैं तो उससे यहाँ पर क्या चीजें कौन सी रिसिप्ट हमें रिसीव होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गुड्स का मतलब क्या है, तो सिंपली देखो बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करता है उसे हम गुड्स के नाम से यहाँ पर जो है यहाँ पर जानते हैं।
अगर गुड्स में डील करता है, प्रोडक्ट में डील करता है तो गुड्स हो गई, सर्विसेज में डील करता है तो सर्विसेज हो गई, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करती है, तो ये जो कार है ना वो XYZ लिमिटेड के लिए यहाँ पर क्या है, गुड्स होती है। तो जब भी किसी ट्रांजेक्शन गुड्स का जिक्र आएगा तो उसका मतलब क्या हो कि हमने अपना कार यहाँ पर जो है सेल की है। और अगर यहाँ पर XYZ लिमिटेड कार में बिजनेस करती है तो ये हमारा कोर बैंकिंग कोर बिजनेस ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।